बेहद खास सेशन है ये, और इस सेशन के लिए मैं मंच अब आपके हवाले करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये मंच वाकई ही बहुत खास है क्योंकि हमारे साथ इस वक्त बहुत खास मेहमान साथ में हैं, दुष्यंत चौटाला जी, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नाम ही काफ़ी है। दुष्यंत हैं और चौटाला हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आपका ITV नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश। चुनाव सर पर है, चंद महीने बचे हैं। गठबंधन की सरकार थी, लेकिन अब आप उससे आज़ादी पा चुके हैं, तो क्या तैयारी है? अभी आपने कहा आज़ादी पा चुके हैं, तो तैयारी ऊंची उड़ान की है। और मैं तो ये मानता हूँ कि एक शेर भी है, विपरीत ए बाज इन विपरीत हवाओं से ना घबरा, ये आती है तेरे को ऊंचा उड़ाने के लिए। तो मुझे लगता है ये आगे जो चैलेंज है ये जननायक जनता पार्टी को और आगे और ऊंचा ले जाने के लिए है। जी, तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि जो पिछला चुनाव था 2019 का, वो अलग था। अब 2024 है, ये अलग होगा। इस चुनाव में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप जनता के समक्ष लेके जाएंगे, क्योंकि लगभग 4.5 साल आप गठबंधन में रहे, भाजपा के साथ रहे, अब फिर उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर आप वोट मांगेंगे? मुकेश जी, सबसे पहले तो पिछले 4.5 महीने ही है जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति प्रदेश में बिगड़ी है, आम जनता आज इससे परेशान है। जिस तरीके से निरंतर यूटर्न लिए जा रहे हैं वो भी जनता देख रही है। बहुत विषय है और मैं तो ये मानता हूँ अभी तो संग्राम शुरू हुआ है। ये अगले 2 महीने इतने इश्यूज, इतने एजेंडाज दे देंगे, अपने आप प्रदेश की परिस्थिति के अंदर आप बहुत बड़ा बदलाव देखोगे। और हमने जो करा है मुझे लगता है वो गिनवाना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो महिलाओं के सम्मान की बात हो, उनको राशन डिपो में हिस्सेदारी दी, 50% पंचायतों में हमने कानून के तौर पर उनको रिजर्वेशन दी, युवाओं के लिए 75% लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्ट लाने का काम किया, मारुति हो, ATL हो, ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ को इस्टेब्लिश किया कि हरियाणा की ग्रोथ के अंदर पहले जैसी हिस्सेदारी दे। आज प्रदेश के अंदर किसान को सशक्त बनाया कि पैसा उसके खाते में आए। 14 फसलें हमने MSP के दायरे में लाने का काम किया। 18-19 फसलों पर, सब्जियों फलों पर हमने 52 भरपाई देकर उसको एटलीस्ट मिनिमम प्राइस अश्योर किया। आज प्रदेश के अंदर हर वर्ग के लिए, चाहे SC के लिए 20% प्रमोशन में हिस्सेदारी हो, बैकवर्ड के लिए 8% पंचायती राज में हिस्सेदारी हो, ये सब कुछ पहली बार हुआ और हमारे विजन के साथ हुआ और हमने अचीव कर दिखाया। देखिए, क्योंकि आपके और मेरे पहले कई बार बातचीत हो चुकी है, साक्षात्कार हो चुके हैं, और आपसे जो सवाल पूछा जाए बिल्कुल साफ गोई से उसका जवाब मिलता है। ये जो चुनाव है, इस चुनाव में क्या ये आपका वीक पॉइंट है कि जब पिछली जो सरकार थी उसमें आपने गठबंधन किया, भाजपा के खिलाफ आप लड़के चुनाव जीते थे, तो ये वाली चीज़ें हवा में हैं, तो उस हवा को आप अपनी फेवर में कैसे करेंगे? ये वीक पॉइंट है आपका। मुकेश जी, जब मैं सांसद था जब भी आपने मेरे से सवाल पूछे, मैं उप मुख्यमंत्री था तब भी आपने पूछे और आज भी आप पूछ रहे। मैं एक चीज कह सकता हूँ, समय परिवर्तन लाता है और आज के दिन हमारा तो एक विजन है। ये कार्तिक जी बैठे, ये भी हरियाणा को देखते हैं, आप भी देखते हो। मुझे ये बता दो कि अगले 40 साल हरियाणा की जनता के साथ चलने वाले कौन कौन है? हमारा विजन तो ये है कि हम 40 साल कंधे से कंधा मिलाकर एक एक हरियाणा के नागरिक को, जैसे 4.5 साल में हमने अपलिफ्ट किया है, 40 साल भी इसी तरह सशक्त बनाकर आगे ले जाने का काम करें। क्या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस किसी एक नेता को आगे कर सकती है कि ये 40 साल आपकी सेवा में रहेगी? मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। क्यों? उनके जो नेता हैं, उनके भी युवा नेता उभर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं दीपेंद्र हुड्डा, वो भी युवा हैं। आप दुष्यंत जी से भी गिनवाते हैं उम्मीद है, तो आप ये कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीति छोड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ रहे। मेरे को मेरे ग्रैंडफादर और बादल साहब की एक चर्चा के एक अंश आपके साथ साझा करता हूँ। चौटाला साहब ने बादल साहब को कह दिया, सुखबीर नू आगे कर दो।
तो बादल साहब चुप रह गए। बाद में जब सारे चले गए कमरे से तो कहते चौटाला साहब राज और खाज तो खुद करे मजा आंदा है। अगर भूपेंद्र हुड्डा छोड़ रहे हो तो बताओ। अच्छा, तो ये और उसके बाद भी क्या कांग्रेस गारंटी देती है कि उनको आगे करेगी? जी, क्या बीजेपी के अंदर कोई गारंटी है कि इसको आगे करोगे? ये तो शाम को बदल देंगे। जी, और मेरे साथ बदला है, आपने भी देखा है। जी। तो इस मामले में तो जो अपना परिवार है वो एकदम ठीक है। जो चौटाला परिवार है उसके अभी 5 विधायक हैं विधानसभा में। अभी जो हिसार वाला चुनाव था वो तो और ज़्यादा इंटरेस्टेड था। आप ही के रणजीत सिंह चौटाला जी से मैंने पूछा, मैंने कहा ये चुनाव बड़ा दिलचस्प है। मैंने कहा इसमें आप हैं चौटाला जी के, नैना चौटाला जी हैं, सुनैना चौटाला जी हैं, यहाँ तक जो जेपी हैं वो भी कह रहे हैं मैं भी देवीलाल का ही शिष्य हूँ। तो सभी देवीलाल की उस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो एक दूसरे की सहायता करते हैं, थोड़े बहुत वोट काटने में काम आते हैं या जीतने में। चौधरी देवीलाल जी एक इंस्टीट्यूशन रहे हैं। मुझे नहीं लगता पॉलिटिकल फिगर के तौर पर हरियाणा में कोई उनको देखता है। और आज के दिन आदि कांग्रेस चौधरी देवीलाल की नर्सरी से है जी, आदि बीजेपी चौधरी देवीलाल की नर्सरी से है, और जो बचे कुचे हैं वो अगली नर्सरियों से है। और हमें तो फिर जेजेपी का नाम भी बदल के ताऊ ट्रेनिंग पार्टी रख दे तो बेटर रहेगा कि हर एक को ट्रेन करते हम हैं और फिर भाग जाता है। आपने देखा होगा, ये तो इतिहास है। ये जितने आपको और पार्टियों में दिखते हैं इनकी ट्रेनिंग नर्सरी की तो हमारे पास हुई है जी। और प्ले स्कूल अच्छा होता है और प्राइमरी स्कूल अच्छा होता है तो कॉलेज तक अच्छे में एडमिशन मिलता है। ये भी इतिहास है। पर कंपटीशन भी कहते हैं कि अपनों से चल रहा है ज़्यादा, दूसरों से कम चल रहा है, परिवार में ज़्यादा मुकेश जी, ये कंपटीशन। तो जनमत है। कंपटीशन किससे होता है ये तो मौके की बात आती। और परिस्थितियां कोई आज की नहीं देखी। ये कंपटीशन तो 1987 के दौर में भी देखे हैं, 91 के दौर में भी देखे हैं, 96 में भी देखे हैं, 2000 में भी देखे हैं, 2009 में भी देखे हैं, 2019 में भी देखे हैं। और जनता का साथ होगा, जनता का आप पे विश्वास होगा तो जनमत भी मिलेगी। हम 11 महीनों में 3 चुनाव में गए, उपचुनाव में गए, सेकंड आए, लोकसभा के चुनाव में गए, 9 में जमानत जब्त हुई, और फिर विधानसभा में गए जब आप लोगों के ही चैनल 0 दिखाते थे। हमारे में वो कैपेबिलिटी बनी, हमने मेहनत करी और 0 के आगे 1 लिखा और 10 विधायक जीते। तो ये परिस्थितियां कब करवट ऊंट ले ले समय का ये किसी को नहीं पता। मगर एक चीज है, जब मैं यूएस में पढ़ता था तो मैल्कम ग्लैडवेल की एक बुक थी टिपिंग पॉइंट, जब मैं उसको पढ़ रहा था तो उसके अंदर एक चीज लिखी थी कि चाइनीज में अपॉर्चुनिटी एंड क्राइसिस हैव द सेम अल्फाबेट्स। तो जब कोविड आया तब भी हमने अपॉर्चुनिटी क्राइसिस को उसी तरह देखा और उसको अपॉर्चुनिटी बनाया हरियाणा के लिए। जब पूरे देश के अंदर रोजगार छिन रहे थे हमने हरियाणा में पैदा कर दिए। और आज भी मैं इस सिचुएशन को क्राइसिस नहीं मानता। पॉलिटिकल अप डाउन रहेंगे, टर्मोइल रहेंगे, मगर अगर आपका विजन क्लियर है तो मुझे नहीं लगता आपको कोई रोक सकता। और अगले 80-90 दिन जो मैदान के हैं ये तो पसीना निकालने के लिए हैं। जितना ज़्यादा निकालेंगे उतना ज़्यादा संघर्ष हमारा रंग लाएगा। 90 सीट्स हैं, तो 90 सीट्स में से क्या आप किसी के साथ गठबंधन करेंगे या अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेंगे? अभी तो संगठन की रीओरिएंटेशन चल रही है और हम 30th का हमने टारगेट लिया था जो कल है कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ को खड़ी कर दें और डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ के साथ साथ फिर आगे हल्का बॉडीज़ भी विद इन अ वीक्स टाइम हम लेके चले। और 90 सीटों का फोकस है। पिछली बार भी हमारा बसपा के साथ अलायंस था और 1 महीने पहले वो हमें छोड़ के चले गए। एक ट्वीट आता था, ट्वीट आया कि भाई अलायंस नहीं है, हमने उसके बाद क्या मैदान छोड़ा? 90 कैंडिडेट फाइल करे और मैदान में उतरे। मुझे नहीं लगता कि किसी को आज ये सोच के कि भी मेरे पास 90 की नहीं है और हम अलायंस बनाने लग जाएं और करने लग जाएं, ये तो समय की बात है। परिस्थितियां लगेंगी, समीकरण बनेंगे। तो इतिहास में पोलिंग से शायद घंटों पहले भी अलायंसेस बने हैं, कैंडिडेट विड्रॉ हुए हैं, समर्थन हुए हैं एक दूसरे का। मुझे एक वाकया याद है, 1987 का चुनाव था झज्जर विधानसभा का। जनता पार्टी थी, चौधरी देवीलाल जी ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया और कैंडिडेट शायद पंडित भगवंत दयाल शर्मा की सिफारिश से था। और उस समय पंडित जी अलग हो गए।
अलग हो गए तो चौधरी देवीलाल जी को लगा ये एक मेरा उम्मीदवार भाग जाएगा जीतने के बाद। रात को 9:30 बजे उनने अपने 8-9 लोगों को, उस समय जॉइंट रोहतक जिला होता था, बुलाया और बुलाकर एक इंडिपेंडेंट लेडी चुनाव लड़ रही थी, उसके शायद 1000 वोट भी नहीं आने थे। रात को 8 बजे कहा कि इसकी मदद करो।